हाथ में पुराना नोटबुक लिए डीएम आर्या मेहरा बाजार के पुराने हिस्से की ओर जा रही थीं। वो आम दिनों की तरह अपनी गाड़ी या सरकारी काफिले में नहीं थीं। आज उन्होंने अपनी सफेद सरकारी गाड़ी को कलेक्ट्रेट पार्किंग में ही छोड़ दिया था। वो अकेली थीं, नीली सूती साड़ी में, साधारण जूड़े में बंधे बाल और आंखों पर हल्का चश्मा। सड़क किनारे छोटी छोटी दुकानें थीं, पुराने लकड़ी के तख्ते जिन पर समय की धूल जमी थी। सड़क संकरी थी, लेकिन आवाजें चौड़ी। मैडम, ताजा सब्जी ले जाइए, 10 रुपए में ले लीजिए। और कहीं दूर से आती भुने हुए मूंगफली की खुशबू। आर्या धीरे धीरे चल रही थी, उनका कदम थमा हर उस जगह पर जहां उन्हें बचपन की यादें दिख जाती। यहीं वो अपनी मां के साथ आया करती थीं। मां हर बार यही कहती, आर्या, लोग पैसे से नहीं नीयत से पहचानते हैं। ईमान कभी दिखता नहीं, महसूस होता है। आर्या के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने नोटबुक खोली। उसमें पुराने नोट्स, कुछ अधूरी कविताएं और बीच में एक सूखी गुलाब की पत्ती थी। पन्ने के नीचे लिखा था, जब लोग तुम्हें भूल जाएं, तब खुद को याद रखना। एक मोड़ पर पहुंचकर वो रुकी। एक छोटी सी दुकान थी, लकड़ी का पुराना बोर्ड जिस पर फीके अक्षरों में लिखा था, गुप्ता जनरल स्टोर, भरोसे का नाम। अंदर एक बूढ़ा दुकानदार बैठा था, सर पर सफेद टोपी और आंखों पर मोटे शीशे वाला चश्मा। आर्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नमस्ते काका, ये साबुन और अगरबत्ती दीजिए। बूढ़ा बोला, जी बेटा, अभी लाया। वो सामान पैक कर रहा था कि अचानक बिजली चली गई। दुकान में थोड़ा अंधेरा छा गया। आर्या ने बैग से 500 रुपए का नोट निकाला और उसकी ओर बढ़ाया। वो नोट थोड़ा पुराना था, कोनों से मुड़ा हुआ। दुकानदार ने उसे रोशनी की तरफ देखा, थोड़ा भौएं सिकोड़ के बोला, बेटी, ये नोट कुछ अजीब लग रहा है। आर्या ने शांति से कहा, शायद पुराना है, पर असली है। नहीं नहीं, देखो, रंग हल्का है और स्टिकर धुंधला। वो थोड़ा झुंझलाया। मुझे नकली नोट मत देना बेटी, आजकल लोग कुछ भी कर देते हैं। पास की दुकान में खड़े 2 लड़के हंस पड़े। काका छोड़ो ना, आजकल सब यही करते हैं। आर्या ने गहरी सांस ली। आप चाहे तो दूसरा नोट ले लीजिए। उन्होंने दूसरा नोट निकाला, लेकिन बूढ़ा पहले से नाराज हो चुका था। नहीं नहीं, अब पुलिस बुलानी पड़ेगी, ऐसे कैसे छोड़ दूं? भीड़ इकट्ठी होने लगी। किसी ने कहा, शायद चोरनी होगी। किसी ने कहा, अरे शक्ल से तो अच्छी लगती है, पर आजकल कौन जाने। आर्या बस खड़ी रही, शांत, संयमित, बिना किसी विरोध के। वो जानती थी ये मॉल मामूली नहीं है। ये वही पल है जब कानून और सम्मान आमने सामने खड़े होते हैं। 10 मिनट बाद एक पुलिस की जीप आई। सब इंस्पेक्टर विनय ठाकुर उतरा। कद काठी में मजबूत, मूंछों वाला और चेहरे पर वो सख्त मुस्कान जो ताकत के साथ आती है। क्या मामला है? उसने ऊंची आवाज में पूछा। दुकानदार ने जल्दी जल्दी समझाया, साहब, इस औरत ने नकली नोट दिया है। विनय ने आर्या की तरफ देखा। नाम? आर्या। पूरा नाम? बस आर्या। अच्छा, और पता? कलेक्ट्रेट रोड। वो हंसा। वाह, अब सब कलेक्ट्रेट रोड में ही रहने लगे हैं। चलिए थाने चलिए, वहां पता चलेगा कौन है आप। आर्या ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ बोली, मैं आपके साथ चलूंगी। दुकानदार हक्का बक्का रह गया। बेटी, मैंने पुलिस इसलिए बुलवाई थी कि जांच हो जाए, जेल थोड़ी भेजना था। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, काका, अब मामला आपके और मेरे बीच नहीं रहा, ये कानून का मामला बन चुका है। जीप में बैठते वक्त भीड़ फुसफुसा रही थी। देखो, कैसी सादी साड़ी में थी, पर नकली नोट दे रही थी। कभी कभी शक्ल से क्या पता चलता है। आर्या ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क धीरे धीरे पीछे छूट रही थी। वही पुरानी गलियां, वही दुकानें, वही लोग, सब जैसे किसी पुराने फिल्म के दृश्य की तरह धुंधले हो रहे थे। उनके मन में बस एक ही विचार था, कानून की असली परीक्षा तब होती है जब उसके सामने कोई पद नहीं, सिर्फ एक औरत खड़ी होती है। उन्होंने नोटबुक खोली और लिखा, कभी कभी सम्मान साबित नहीं किया जाता, बस दिखाया जाता है, वो भी तब जब कोई देखने को तैयार ना हो। जीप मुड़ी
और दूर सामने थाने की दीवारें दिखने लगीं। आकाश में हल्की धूप थी, पर हवा में कुछ भारीपन था, जैसे आने वाले कुछ घंटे आर्या मेहरा की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाले थे। थाने के बाहर शाम ढल चुकी थी। आसमान में हल्का अंधेरा था, लेकिन भीतर थाने की ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी, जैसे थकी हुई आंखें जागने की कोशिश कर रही हों। आर्या खामोश खड़ी थी। पास खड़ा सिपाही बोला, मैडम अंदर चलिए, साहब बुला रहे हैं। वो अंदर चली गईं। थाने के कमरे में पुराने लकड़ी के फर्नीचर थे। दीवारों पर पुलिस के कैलेंडर और बेमेल फोटो टंगे थे। टेबल के पीछे बैठा था सब इंस्पेक्टर विनय ठाकुर। मोटी मूंछें, सिर पर टोपी टेढ़ी और आंखों में वो अकड़ जो अक्सर छोटे पद पर बड़ी लगती है। उसने फाइल बंद की और बिना देखे कहा, अरे वही नकली नोट वाली औरत है क्या? सिपाही बोला, जी साहब। विनय ने धीरे से आंखें उठाईं। सामने आर्या खड़ी थी, नीली साड़ी में, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा था जो आदमी को ठहरने पर मजबूर कर दे। वो हंसा, अरे मैडम जी, बड़े ठाठ से घूम रही थी बाजार में और अब थाने में आई हैं। उसने चाय का प्याला उठाया, और अब बताइए, नोट कहां से आया? आर्या ने शांत स्वर में कहा, वो असली नोट है, बस पुराना है। विनय बोला, असली या नकली, इसका फैसला हम करेंगे। आप चाहें तो बात यहीं सुलझा लीजिए। आर्या ने पूछा, क्या मतलब? विनय ने कुर्सी से थोड़ा झुकते हुए कहा, देखिए मामला बड़ा नहीं है, लेकिन अगर एफआईआर हो गई तो कोतवाली, कोर्ट, जमानत और नाम अखबार में आ गया तो क्या सोचेगा शहर? वो मुस्कुराया, बस थोड़ा समझदारी दिखाइए। आर्या चुप रही। उसने आगे कहा, 2-4 हजार रुपए दे दीजिए, रिपोर्ट में लिख दूंगा नोट सही निकला, बात खत्म। आर्या ने उसकी आंखों में देखा। वो आदमी अब पूरी तरह आश्वस्त था कि सामने कोई आम महिला खड़ी है। कमरे में कुछ देर सन्नाटा रहा। विनय ने अपनी जेब से तंबाकू निकाली और बोला, कहिए मैडम, क्या किया जाए? मुझे भी ऊपर हिसाब देना पड़ता है। आर्या ने हल्की आवाज में कहा, और अगर मैं पैसे ना दूं तो? विनय ने ठाका लगाया, तो फिर आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। नकली नोट देना, सीधा धारा 489A। और सुनो, तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लोग जब अंदर जाते हैं तो सबक जल्दी सीख जाते हैं। आर्या के चेहरे पर अब हल्की मुस्कान आई। वो पहली बार बोली, काफी अनुभव है आपको, लगता है। विनय ने ताव में कहा, अरे अनुभव तो बहुत है, यहां रोज ऐसे केस आते हैं, सब समझदार लोग हैं, पैसे देते हैं और निकल जाते हैं। आर्या ने बैग से एक नोटबुक निकाली, धीरे से खोला। अंदर लिखा था, ईमान दिखता नहीं पर याद रहता है। उन्होंने उसे धीरे से बंद किया और कहा, चलो एक काम करो, मुझे लिखकर दे दो कि 5,000 देने पर केस बंद होगा। विनय मुस्कुराया, अरे लिखकर कोई नहीं देता मैडम, मौखिक समझौता ही काफी होता है। नहीं, मुझे लिखित में चाहिए। आर्या की आवाज अब सीधी और ठंडी थी। मैं कलेक्ट्रेट में काम करती हूं, कानूनी प्रक्रिया की अभ्यस्त हूं। विनय के माथे पर शिकन पड़ी। कलेक्ट्रेट? उसने शक से पूछा, कौन सा डिपार्टमेंट? आर्या ने धीमे से कहा, आपके इलाके का ही। विनय ने हंसकर कहा, ओ, तो फिर तो और आसान है, आपकी फाइल यहीं बंद हो जाएगी। वो उठकर दराज की ओर गया और वहीं से धीरे से बोला, देखो, मैं बुरा आदमी नहीं हूं, बस सिस्टम का हिस्सा हूं। थोड़ा बहुत ऊपर भी जाता है, नीचे भी। उसने नोट गिनने के अंदाज में कहा, 5,000 बस। आर्या अब उसकी ओर मुड़ी। उनकी आंखें शांत थीं, पर उनमें एक ऐसी चमक थी जो तूफान से पहले दिखती है। तो सिस्टम ऐसा चलता है इंस्पेक्टर साहब? विनय बोला, चलता नहीं, चलाया जाता है। आर्या ने पर्स से मोबाइल निकाला, उस पर कुछ बटन दबाए और मेज पर रख दिया। स्क्रीन पर लिखा था, रिकॉर्डिंग ऑन। विनय भौंचक्का रह गया, ये क्या? आर्या बोली, रिश्वत मांगना अपराध है और अब ये रिकॉर्ड पूरा सबूत। वो आगे बढ़ी, आपने अभी अभी कहा कि 5,000 में केस बंद कर दोगे। अब बताओ, केस कौन बंद करेगा, तुम या तुम्हारी नौकरी? विनय के पैर डगमगा गए।
कौन हो तुम? आर्या ने धीरे से कहा। वही जिसके इलाके का ये थाना है। फिर उन्होंने बैग से अपना पहचान पत्र निकाला और उसके सामने रख दिया। आर्या मेहरा, जिला अधिकारी डीएम। कमरे में सन्नाटा फैल गया। बाहर खड़े सिपाही एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। विनय के हाथ से तंबाकू गिर गई। आर्या बोली, कानून की ताकत उसके डर में नहीं, उसकी सच्चाई में होती है। उन्होंने फोन उठाया। हाँ, एसपी विक्रम सिंह बोल रहे हैं? जी मैडम। सिविल लाइन थाना, आपका सब इंस्पेक्टर रिश्वत मांगते हुए पकड़ा गया है। सस्पेंड करें और एंटी करप्शन टीम भेजें। जी मैडम। कुछ ही देर में 2 पुलिस वाहन थाने में घुसे। वरिष्ठ अधिकारी अंदर आए। विनय ठाकुर की बेल्ट कैप और पहचान कार्ड उतारे गए। वो वहीं बैठ गया, टूटी कुर्सी पर, पसीने में लथपथ, अपनी हर गलती का बोझ महसूस करते हुए। आर्या ने बस इतना कहा, कानून की ताकत उसके डर में नहीं, उसकी सच्चाई में होती है। बाहर निकली तो बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। उन्होंने अपनी नोटबुक खोली, उस पर बूंदें गिर रही थीं। उन्होंने लिखा, रिश्वत सिर्फ जेब नहीं भरती, वो इंसान को खाली कर देती है। थाने के गेट के बाहर वो रुक गईं, आसमान की ओर देखा और बोली, मां, आपने कहा था ना, ईमान दिखता नहीं, महसूस होता है। आज कई लोग महसूस करेंगे। वो मुस्कुराईं और धीरे धीरे भीगती हुई थाने से बाहर चली गईं। पीछे बस वही सन्नाटा रह गया। जहां कभी कानून बिकता था, वहीं आज इंसाफ की बारिश हो रही थी। अगली सुबह जब सूरज शहर की धूल भरी छतों पर उग रहा था, एक अखबार ने पूरे शहर में आग लगा दी। पहले पन्ने पर छपा था, डीएम आर्या मेहरा ने थाने में रिश्वत मांगते हुए इंस्पेक्टर को पकड़ा रंगे हाथ। नीचे एक धुंधली तस्वीर थी, वही थाने का कमरा, टेबल पर रिकॉर्डर और आर्या मेहरा खड़ी हुई, शांत, दृढ़ और निडर। शहर में हर नुक्कड़, हर चाय की दुकान, हर दफ्तर में यही बात थी। अरे वो नीली साड़ी वाली डीएम मैडम देखी? कसम से पहली बार लगा कि कोई अफसर सच में अफसर है। अब रिश्वतखोरों के दिन गए, लेकिन हर सच्चाई के अपने दुश्मन होते हैं, और इस सच्चाई ने कई बड़े लोगों की नींद उड़ा दी थी। शहर के विधायक भैरव सिंह यादव अपने बंगले में बेचैन घूम रहे थे। उनके दाएं हाथ और ठेकेदार बोले, साहब, ये आर्या मेहरा तो सीधी भिड़ गई है सिस्टम से। भैरव सिंह ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा। सिस्टम उससे बड़ा है। वो आज की हीरोइन बनी है, कल बदनाम होगी। उन्होंने फोन उठाया, डीजी साहब को लगाओ लाइन पर। कुछ मिनट बाद लाइन कनेक्ट हुई। डीजी साहब, ये आपकी डीएम बहुत एक्टिव हो गई हैं। एक छोटे इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया, वो भी मीडिया के तमाशे में। डीजी ने नरमी से कहा, सर, जनता में उनकी बहुत इमेज बन गई है। भैरव सिंह गरजे, इमेज गिरती भी है जब ऊपर से हवा पलट दी जाए। उधर सोशल मीडिया पर एक छोटा सा 1 मिनट 42 सेकंड का वीडियो घूम रहा था। आर्या का डायलॉग, कानून की ताकत उसके डर में नहीं, उसकी सच्चाई में होती है। ये वीडियो हर प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। #जस्टिस इन साड़ी, #RealDM, #स्टॉप करप्शन ट्रेंड करने लगा। लोगों ने उनके नाम से मीम, शायरी और पोस्टर तक बना डाले। लेकिन वही वीडियो भैरव सिंह के ऑफिस में एक हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा था। अब यही वीडियो तुम्हें नीचे गिराएगा आर्या मेहरा। भैरव ने सिगार जलाते हुए कहा, देखना कैसे तुम्हारी इज्जत को कानून से मारा जाता है। तीसरे दिन शाम को एक अज्ञात चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चली। क्या डीएम आर्या मेहरा ने खुद रिश्वत की साजिश रची? वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी। एडिट किया गया कि जैसे वो खुद रिश्वत दे रही हों। एंकर की आवाज जहर घोल रही थी। वीडियो वायरल करवाने के पीछे डीएम का मकसद क्या था? क्या यह पब्लिसिटी स्टंट था? शहर में कानाफूसी शुरू हो गई। लोगों के मन में संदेह डालने की चाल चल दी गई थी। आर्या के ऑफिस के बाहर मीडिया का जमावड़ा लग गया। कैमरे, माइक, सवाल, मैडम क्या आपने खुद रिश्वत दी थी? वीडियो एडिट है या असली? आर्या ने बस एक वाक्य कहा, जिस सच की जड़ मजबूत हो उसे अफवाहें नहीं हिला सकती।
उन्होंने तुरंत एंटी करप्शन ब्यूरो को आदेश दिया, वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराई जाए और एडिट करने वालों की पहचान निकाली जाए। रात भर उनकी टीम काम करती रही। 24 घंटे बाद रिपोर्ट आई। वीडियो में छेड़छाड़ साबित हुई थी। आईपी एड्रेस ट्रेस हुआ, भैरव सिंह यादव के पीए के घर से। आर्या ने फोन उठाया, एसपी विक्रम, आईटी एक्ट की धारा 66A, 468 और 471 लगाओ। जो झूठ फैलाएगा वो कानून की नजरों में छिप नहीं सकेगा। विक्रम ने जवाब दिया, मैडम वारंट तैयार है। रात को जब सब थक चुके थे, आर्या अपने कमरे की खिड़की पर बैठी थीं। नोटबुक खोली, पन्ने पर लिखा, कभी कभी सच्चाई की कीमत अकेलेपन में चुकानी पड़ती है। उन्होंने बत्ती बुझा दी और बाहर देखा। बारिश फिर से हो रही थी। सड़कें चमक रही थीं, जैसे शहर खूब धुल रहा हो। सुबह होते ही पुलिस काफिला भैरव सिंह यादव के बंगले पर पहुंचा। मीडिया पहले से मौजूद थी। भैरव बाहर आया। ये क्या नाटक है? एसपी विक्रम बोला, नाटक नहीं, सबूत है, वीडियो एडिट करवाने और झूठ फैलाने का। उसी वक्त गेट के बाहर आर्या मेहरा की गाड़ी रुकी। वो उतरी, सादी सफेद साड़ी में, कंधे पर फाइल लिए। नेताजी, ये वही कानून है जिसे आपने खरीदने की कोशिश की थी। आज ये आपको खरीदने नहीं, पकड़ने आया है। भैरव सिंह गुस्से में चिल्लाया, तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती। आर्या बोली, साबित करो कि मैं गलत हूं, वरना जेल के दरवाजे खुले हैं। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक ठंडा आत्मविश्वास जो किसी न्याय की गूंज से आता है। भैरव सिंह को हथकड़ी लगी। मीडिया ने कैमरे उठाए, फ्लैश चमकने लगे। शाम को ऑफिस में आर्या मेहरा ने अपनी नोटबुक खोली। उसमें अब सिर्फ एक पन्ना बचा था। उन्होंने लिखा, ईमान की लड़ाई लंबी होती है, पर जब जीत मिलती है तो पूरा शहर झुकता नहीं, जागता है। उन्होंने कलम बंद की और खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर वही बूढ़ा दुकानदार गुजर रहा था जिसकी दुकान से ये कहानी शुरू हुई थी। वो मुस्कुराई। कभी कभी जिंदगी पूरा चक्र पूरा करती है, जहां से शुरू होती है वहीं जाकर इंसाफ पूरा करती है। सुबह ऑफिस में हलचल थी। डीएम आर्या मेहरा अपने केबिन में दाखिल हुई तो टेबल पर एक फाइल रखी थी। लाल मोहर लगी, ऊपर लिखा था, ट्रांसफर ऑर्डर, इमीडिएट अफेक्ट। वो शांत बैठी। बाहर स्टाफ की फुसफुसाहट साफ सुनाई दे रही थी। नेताजी का बदला है, मैडम को हटा दिया गया है। आर्या ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी वही पुरानी नोटबुक खोली। उन्होंने धीरे से लिखा, जब सच बोलने की सजा मिले तो समझ लेना तुमने सिस्टम को जगा दिया है। इतने में एसपी विक्रम सिंह कमरे में आया। मैडम, ट्रांसफर ऑर्डर रद्द कराने की कोशिश करूं? आर्या मुस्कुराई, नहीं विक्रम, कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए नहीं, याद दिलाने के लिए लड़ी जाती हैं। उन्होंने फाइल बंद की, कुर्सी से उठी और बालकनी की ओर चली गईं। बाहर वही शहर था जहां एक औरत ने रिश्वत के अंधेरे में ईमान की लौ जलाई थी। तभी नीचे भीड़ जमा थी। लोग पोस्टर लिए खड़े थे, हमारी डीएम, हमारी शान। बच्चे हाथों में फूल लिए चिल्ला रहे थे, मैडम आप मत जाइए। आर्या की आंखें नम हो गईं। उन्होंने खिड़की से झुककर कहा, कानून किसी इंसान का नहीं, सभी का होता है। अगर मैं जाऊंगी तो कोई और आएगा जो सच के लिए खड़ा रहेगा। भीड़ ताली बजाने लगी। हवा में नारों की गूंज थी, ईमान जिंदाबाद। आर्या ने बैग उठाया, नोटबुक उसमें रखी और बाहर निकल पड़ी। उनके चेहरे पर वही सादगी, वही सन्नाटा जो तूफान के बाद रह जाता है। कार का दरवाजा बंद हुआ, इंजन स्टार्ट हुआ। गाड़ी धीरे धीरे कलेक्ट्रेट से बाहर निकल गई। क्लोज शॉट में वही नोटबुक खुली थी। आखिरी लाइन चमक रही थी, कानून की ताकत उसके डर में नहीं, उसकी सच्चाई में होती है।